स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक सूक्ष्म परिचय दे दें अपना, कि आप हैं कौन, क्योंकि आप परिचय देंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और आप इस समय किस पद पर कार्यरत हैं। नाम रेणु वर्मा है और मैंने मास्टर्स किया है फार्मास्यूटिकल साइंसेज में, क्योंकि फार्मास्यूटिकल साइंसेज थोड़ा सा अलग है। आईएएस पीएस पीसीएस वालों को थोड़ा इसका सेंसिटाइजेशन कम होगा। मेरी ब्रांच फार्माकोग्नोसी थी जो हर्बल मेडिसिन से रिलेटेड है, और उसके बाद मैंने टीचिंग करी। आफ्टर माय एम फार्म रिसर्च वर्क में भी रही मैं इन्वॉल्व। तो मेरा 7-8 साल का जो है टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है। एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का। और उसके बाद में फिर मैंने तो अभी आप जिस सेवा में हैं, वित्त सेवा में, अभी मैं पीसीएस फाइनेंस सर्विसेज में है। जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि रही वो फार्मा से रिलेटेड रही। जब आप फार्मा में पढ़ाई कर रही थी तभी आपने सोच लिया था अधिकारी बनने के बारे में? नहीं, तब इस चीज का कभी दिमाग में ही नहीं आया, तो नहीं तो शायद पहले ही प्रिपरेशन कर ली थी ग्रेजुएशन के बाद जी। लेकिन हाँ, काफी फैमिली में हमारे था कि मैं प्रिपरेशन करूं इसकी। मेरी मदर जो थी वो बहुत चाहती थी कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूं, लेकिन मेरा सेंसिटाइजेशन बिल्कुल भी नहीं था। और मुझे जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड का होने के कारण मुझे वो थोड़े से मेरी आउट ऑफ लीग लगते थे। मुझे मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। सबसे पहले आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, इंस्पायर कहाँ से हुई कि तैयारी करना चाहिए? इसके पीछे कोई कहानी? जब मैं टीचिंग में ही थी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो 2015 का प्री का पेपर आई थिंक कैंसिल हुआ था, वो दोबारा शेड्यूल हुआ, एग्जाम हुआ था उसका, वो पेपर रद्द करना पड़ा था। तो सेंटर्स काफी दूर दूर दिए गए थे जी हाँ। तो पहली बार मेरे कॉलेज में सेंटर पड़ा था पीसीएस का। अच्छा, कहाँ वो कॉलेज? वो गाजियाबाद में। तो एज ए इन्विजिलेटर मेरी वहाँ पे ड्यूटी लगी, और मैंने पहली बार पीसीएस का पेपर जो था वो अपने हाथ में लिया। अच्छा। और मैंने देखा कि हाँ, इसमें अच्छा कि क्या आता है, चलो आज मैं भी देख लूंगी। तो सुनते तो थे, लेकिन अपने प्रोफेशन में हम इतना इन्वॉल्व हो चुके थे कि कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था कि हमको तैयारी करनी चाहिए। तो उस दिन मैंने उस पेपर को हाथ में लिया और देखा कि हाँ, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। एट दैट मोमेंट लिटरली मुझे सिर्फ साइंस आता था उसमें से, और थोड़ा सा तो 10-15 क्वेश्चंस थे। लेकिन हाँ, ये था कि साइंस बैकग्राउंड ही था तो वो क्वेश्चंस आते थे। अच्छा, तो वहां से कॉन्फिडेंस जगा। साइंस वाले कम से कम जो पढ़ा है वो आता है। तो अगर और पढ़ेंगे तो वो हो सकता है। तो उसी पेपर को देखने के बाद आपने नहीं, उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरा बेटा हुआ। उसके बाद मैं यहाँ घर पे आई और मैंने वहाँ पे अपना लीव ले ली, मैटरनिटी लीव। फिर उस लीव के दौरान था या मदर के पास थे, तो क्योंकि हमेशा पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रहा और पढ़ाते भी थे, तो फिर एक होता है ना, आप जब अपना मनपसंद काम छोड़ देते हैं तो आपकी लाइफ में एक वॉइड आ जाता है। हाँ, आ जाता है। तो फिर मुझे एक शॉर्ट ऑफ क्या कह सकते हैं, एक पोस्ट मैटरनल डिप्रेशन में भी आप जाते हैं। एक वो फेज होती है, सब लोग उसके वाकिफ नहीं होते हैं, लेकिन वो आती है महिलाओं के साथ में। तो वही फेज समझ लीजिए वो चल रही थी। तो फिर लगने लगता है कि जैसे आपने इतनी पढ़ाई की और मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही एम फार्म में और इतना इनपुट दिया। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको कि आप वहाँ भी गोल्ड। और मैंने सुना है कि आप ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी यहाँ टॉपर रही हैं। जी हाँ, अपने ट्रेनिंग बैच में टॉपर। पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, तो वो मेरे को लाइफ में वो बहुत वॉइड लगने लगा और मैं डिप्रेशन में जा रही थी। तो फिर मेरी फैमिली में लगा कि नहीं, इसको जरूरत है कुछ पढ़ने की, कुछ करने की। तो वहां पे ही फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो मदर बन जाते हैं या जिनके बच्चे हो जाते हैं उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। तुम्हारे पास ये टाइम शायद तुम्हें मिला है कि तुम कुछ नया सोचो। तो फिर उन्होंने ही चीजें इकट्ठा की। कहीं ना कहीं जो आप इंस्पायर हुई, इस क्षेत्र में मुड़ी, तो आपके जीवन साथी, आपके हस्बैंड, मेरी उनका बहुत ज्यादा सहयोग रहा और फिर आप तैयारी करने लगी, क्योंकि पेपर आपने देख लिया था और साइंस के क्वेश्चन आपको आ रहे थे। तो ये लगा था कि पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो फैसला लेने का यही कारण था, कोई आप फार्मा क्षेत्र से परेशान नहीं थी? क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं ये प्राइवेट जॉब में बड़ा काम है, बहुत मेहनत है, सरकारी जॉब में उतनी मेहनत नहीं है, इसलिए ऐसा सिर्फ मिथ है। जो काम करना चाहता है उसके लिए हर जगह बहुत काम है। हर जगह काम है। तो आपने उस छुट्टी का जो मैटरनिटी लीव था
उसका लाभ उठाया, जो चाइल्ड केयर लीव आपने लिया था उसका लाभ उठाया। अच्छा, जैसे आपने तो शुरू किया, अगर आपसे कोई पूछे कि सही समय क्या है तैयारी शुरू करने का, तो आप क्या बताएंगे? जैसे एक कोई बच्चा है जिसने बचपन में सोच लिया है कि मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, आईपीएस बनना है, जो भी उसने सोचा, तो सही समय क्या उसका कुछ निश्चित किया जा सकता है कि सही समय? मुझे तो लगता है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर देना चाहिए। तो आपने तो एम फार्मा के बाद शुरू किया था। हाँ, ये एक पाथ होता है, एक लाइफ की जर्नी होती है, मेरे लिए शायद यही टाइम था। लेकिन अगर जो पहले से ही जिसने सोच रखा है और जिस सब्जेक्ट से रियली आपको प्यार है, आप उसको ही लीजिए और उसको ही प्रिपेयर। आप तो खैर मेंस होते नहीं है सब्जेक्ट। हाँ, अब सब्जेक्ट खैर यूपी कमीशन में तो समाप्ति हो चुका है। तो लेकिन तब भी आप मतलब वहीं से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास एक अच्छा टाइम रहेगा। तो कोई मतलब अगर कोई ज्यादा उम्र का हो गया है, उसको लगता है कि अब तैयारी करनी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पहले से सोच लिया है तो उसको ग्रेजुएशन में शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, ये जो पूरी जर्नी आपकी रही तैयारी करने की, क्योंकि आपने बताया कि साइंस के अलावा कुछ नहीं आता था और आज आप सेलेक्टेड हैं, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगा इस पूरी जर्नी में कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है पास होने के लिए? सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस को बहुत ही सही से पढ़ना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, लोग सिलेबस नहीं देखते हैं कि क्या हमें पढ़ना है उसमें। फिर उसमें भी देखना है कि कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। और आपको ये देखना है आपके पास टाइम कितना है, क्योंकि ये भी एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ना। बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत मगअप करना होता है या बहुत इनपुट देना पड़ता है और उससे क्वेश्चंस कम आते हैं, तो आप उनको छोड़ सकते हैं। आप वहां पे फोकस करिए कि जहां से ज्यादा आप अच्छे क्वेश्चन उठा सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि उसको आप इतना अच्छा प्रिपेयर कर ले कि अगर उससे आएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वहां पे हमारी परफॉर्मेंस कह सकते हैं 90 to 80 मतलब 80 to 90% के बीच में रहेगी, क्योंकि 100% तो हम कहीं पे, जैसे कई लोग कहते हैं कि यहाँ हम एक भी गलत नहीं होने देंगे, ये स्ट्रेटेजी में मुझे नहीं सही नहीं है। ये स्ट्रेटेजी सही नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है ये छांटना कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और वो हर एक के लिए अलग अलग होगा। हाँ, थोड़ा जैसे आपके लिए क्या था सबसे, जैसे जीएस में मैंने जैसे जीएस में नहीं, लेकिन जैसे मेन सब्जेक्ट्स में ज्योग्राफिकल थॉट्स मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहे थे, तो आई लेफ्ट देम। उसको आपने छोड़ दिया? उसको मैंने छोड़ दिया। पढ़ा, लेकिन उसमें बहुत फोकस नहीं किया। मुझे लगा कि अगर लास्ट में करना भी पड़ा तो मैं कर लूंगी, लेकिन उस पे मैंने बहुत ज्यादा इनपुट अपना नहीं डाला। बाकी आपका फिजिकल था, फिजिकल ज्योग्राफी पूरा था, ह्यूमन ज्योग्राफी था, और उस सारे सेगमेंट आपने पढ़े, उसको थोड़ा सा कम फोकस किया। अच्छा, चलिए, जैसे जीएस में ज्यादातर मैं लोगों को देखता हूँ भाई 2 ही 3 बैकग्राउंड है, या फिर साइंस है या फिर ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के लोग आते हैं। तो अगर साइंस वाले होते हैं तब तो उनको साइंस आती है, बाकी कुछ नहीं आता। ह्यूमैनिटी वाले में साइंस नहीं आता, बाकी सब्जेक्ट्स आते हैं। लेकिन कुछ तो आपने स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि जीएस आपने कैसे कवर किया होगा। जीएस के बारे में कुछ बताइए हमको कि जब जीएस आपने पढ़ा। जीएस का जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ मुझे कोचिंग से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आई थिंक फर्स्ट टाइमर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपको गाइडेंस चाहिए और करंट चाहिए जो उस टाइम चल रहा है। तो वहां से हाँ मुझे सपोर्ट मिला, नोट्स मिले, मैंने उन्हें कॉन्साइज किया। और दूसरी चीज ये थी कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सॉल्विंग थी उसको डेली किया, जिसको हम कह सकते हैं पीवाईक्यूज। हाँ, है ना, पीवाईक्यूज एमसीक्यू के फॉर्म में आपने पूरा प्रैक्टिस किया। हाँ। उससे क्या होता है, आप अपने आप को भी डेली बेसिस पे जज कर सकते हो कि हाँ आपने ये चैप्टर पढ़ा था, आप उसमें कहाँ पर कितने आप सॉल्व कर पा रहे हो, कहाँ कमी है, क्या ऐड ऑन करना है। क्योंकि क्वेश्चंस के साथ क्या होता है, आपके नोट्स भी अपडेट हो जाते हैं। जो आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, वो आपके नोट्स में है कि नहीं है, अगर नहीं है तो आप उसको वहां पे ऐड कर लीजिए। अच्छा, बात नोट्स की आई है। नोट्स बड़े तरीके के लोग बनाते हैं। कई बार लोग दूसरों का नोट्स पढ़ते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं, एक तरफ बुक रखते हैं और दूसरी तरफ नोट्स पूरा छाप देते हैं। नोट्स बनाने के बारे में थोड़ा सा टिप्स आप दीजिए कि नोट्स कैसे बनाना चाहिए। नोट्स क्या रहता है, जैसे आपने कोचिंग में जीएस की क्लास अगर आपने अटेंड की तो एक बार आपके पास बेसिक स्ट्रक्चरल नोट्स तो वहां से कोचिंग से टीचर से ही मिल गया आपको।
फिर आपने जब एमसीक्यूज सॉल्व किए, आपने कोई टेस्ट सीरीज की, जो क्वेश्चंस उस चैप्टर से रिलेटेड थे वो नहीं है अगर आपके नोट्स में, आपने वहां से उसको ऐड ऑन कर लिया। प्लस क्या रहता है कि आपकी जो भी रेफरेंस बुक्स हैं, और रेफरेंस बुक भी आप एक रखिए जो अच्छी हो सबसे, जिसके सबसे ज्यादा रिकमेंडेशंस हो। ज्यादातर क्या होता है कि बहुत भारी भरकम बुक लिस्ट बच्चों के सामने तैर रही है, उसमें बताया जाता है हमने ये पढ़ा, फलानी किताब यहाँ से पढ़ा था, ये टॉपिक यहाँ से पढ़ा था। लेकिन जो आपने बात कही कि रियलिटी ये है कि एक रेफरेंस बुक हो और उस बुक को कई बार पढ़ा जाए, तो उसमें शायद कुछ अपने काम का ज्यादा निकल आता है और चीजें याद हो जाती हैं, लर्न हो जाती हैं। तो यानी कि आपने जो कहा वहां से बात शुरू हुई थी कि छांटना है कि कहां से क्वेश्चंस आए और अपने स्ट्रेंथ को पहचानना है, और साथ साथ में ये देखना है कि कौन सी चीजें जो हमको नहीं आती उनको नोट्स में अपने नोट कर लेना है। अच्छा, एक चीज और है कि लोग जब तैयारी करते हैं तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग प्रीलिम्स पहले पढ़ते हैं, फिर कहते हैं हम मेन पढ़ेंगे, फिर इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। आपने कैसे किया था? एक्चुअली मेरा केस तो थोड़ा डिफर करेगा, लेकिन मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग है। बिल्कुल बताइए। क्योंकि मैंने अक्टूबर 15 में इसको जो है प्रिपरेशन शुरू की है, और मेरा मार्च 16 में प्री का पेपर था। अरे वाह। आई हैव दिस मच टाइम ओनली। तो मेरे लिए मतलब छोड़ने वाली स्ट्रेटेजी ज्यादा थी, लेकिन सबके लिए नहीं है ऐसा। तो मेहनत तो जरूर ज्यादा करनी पड़ी, लेकिन ये था मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद मुझे पता चल गया कि हाँ मेरा प्री हो जाएगा, तो मुझे तुरंत ही मेंस में जाना पड़ा। लेकिन अगर नॉर्मली आप एक स्ट्रेटजी के साथ कर रहे हैं और अच्छा टाइम है आपके पास, तो मेंस की भी प्रिपरेशन आपको साथ ही साथ करनी है, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब आपको वहाँ 6 घंटे लिखना है, तो आपकी बॉडी भी उसी तरह से होनी चाहिए, अडॉप्टेड होनी चाहिए, एक्लिमेटाइज होनी चाहिए एनवायरनमेंट के लिए। क्योंकि होता क्या है, एसी रूम में पढ़ना और लिखना अलग चीज है, वहां पे जाके कमीशन के रूम में जहाँ पसीना भी बह रहा है, आपको पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलने वाला है, और वहां लिखना बहुत डिफरेंस होता है। ये बात कोई बताता नहीं है। तो डेली बेसिस पे राइटिंग बहुत जरूरी है। यानी कि जो पढ़े प्रीलिम्स के लिए अगर उसी को भी लिखते रहे, तो अब तो जीएस प्री मेंस सेम है, तो मुझे लगता है बिल्कुल साथ में प्रिपेयर करना चाहिए। और अगर प्री मेंस साथ में चल रहा है तो इंटरव्यू अपने आप तैयार हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस तो वहीं से लेंगे, बाकी आपकी जो पर्सनालिटी वाला है वो तो आपको खुद इंप्रूव करनी पड़ेगी, और वो डेवलप हो रही है। इम्प्रूवमेंट उसमें अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो वो हो रही है, बचपन से लेके आज तक हो ही रही है। उसमें कुछ बहुत ज्यादा आप 1-2 महीने में चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे ये मान लीजिए कि तैयारी किसी ने शुरू किया, तो आपने, क्योंकि प्राइवेट जॉब में आप थी और जैसे मैंने शुरुआत की थी इस इंटरव्यू की, तो समय कैसे वो लोग मैनेज करें? मान लीजिए कोई दिन भर काम कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से बताएंगे कि सुबह शाम में वो कैसे टाइम निकालें। एक्चुअली टारगेट्स जो है आपने छोटे बनाने चाहिए शुरू में, छोटे टारगेट्स बनाने चाहिए, लेकिन जो टारगेट बनाइए उसे कंप्लीट कर लीजिए। वो कंप्लीट हो जाए तो। जॉब में जो लोग हैं उनके लिए फिर टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, कब उठना है, कब सोना है, हेल्दी खाना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी है, और टॉक्सिक लोगों से बच के रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो आजकल यही है। इस लिस्ट में कौन कौन लोग आते हैं? रिश्तेदार भी हैं इसमें, बिल्कुल, दोस्त भी हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहना बहुत जरूरी होता है, प्रिपरेशन के टाइम पे तो बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि वो आपका टाइम खराब करते हैं बस। और दूसरी चीज है कि हाँ, ऐसे 2 ही 3 लोग हों जो आपको इंस्पायर कर सकें, उनसे ही बात करिए। और थोड़ा सा तो हाँ, आपको सोशलाइज कम करना पड़ेगा, सोशल मीडिया से भी दूर रहना पड़ेगा, ये सब चीजें हैं। जब मैं ये बातें बच्चों से कहता हूँ तो वो कहते हैं कि आपकी क्लास भी तो हम सोशल मीडिया, यूट्यूब भी तो सोशल मीडिया है, उसी पे देख रहे हैं, तो अब आप बता रहे हो कि बंद कर दो, तो कैसे देखेंगे? पॉजिटिवली तो लेना अलग बात है, लेकिन हाँ, उसमें टाइम वेस्ट करना, शॉर्ट्स देखना या रील्स देखना, वो निगेटिव है। अब हर कोई भी इन्वेंशन होता है तो उसका प्लस माइनस दोनों चीजें होती है, लेकिन हम पॉजिटिव की चीजें लें। जिन मीडियम्स का हम यूज कर रहे हैं अपने पढ़ाई में, जैसे यूट्यूब का यूज कोई कर रहा है तो यूट्यूब रखे, हर जगह होने की क्या जरूरत है कि व्हाट्सएप पे भी 2 नंबर से व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक भी है, इंस्टा भी है। मेरे ख्याल से इससे बचना चाहिए, लेकिन इन लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है। ये कहते हैं अरे आधे घंटे ही तो
पढ़ रहे थे तो थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, ये करते नहीं, हैं? वो चीजें बहुत माइंड को डेविएट करती हैं, वो आपको पता नहीं चलता है। एक्चुअली लेकिन एक दिन में 1 घंटा, लेकिन महीने भर में 30 घंटे हो गए, साल भर में तो कई दिन हो गए, कई दिन हो गए। कई दिन हो गए। तो भैया आप लोग इंस्टा फेसबुक थोड़ा इससे दूरी बनाइए, और ये बहुत जरूरी है। जब आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही थी या कॉलेज में जॉब कर रही थी, यहाँ पे क्या अंतर है, वर्क कल्चर या फिर वर्क प्रेशर को लेके क्या लगता है आपको? वर्क प्रेशर दोनों ही जगह है, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आपको इंडिपेंडेंस मिलती है जब आप डिसाइड करना होता है आपको इस फाइल पे आपको साइन करना है कि नहीं करना है। अच्छा लगता है। तो आपके पास एक डिस्क्रिशन होता है कि हाँ हम आज नहीं करेंगे, कल पूरा पढ़ के ही करेंगे। वहां पे था कि हाँ, क्योंकि सब चीजें ऐसे लाइंड अप होती हैं प्राइवेट सेक्टर में कि ये काम आज ही होना है तो आज ही होना है, ये डिफरेंस है। बाकी काम तो दोनों ही जगह, काम दोनों, जिनको करना है दोनों जगह काम है, और नहीं करना है तो लोग बहानेबाजी। लेकिन सब चीजें बदल रही हैं, बदल रही है, चीजें बदल रही हैं। गवर्नमेंट अब प्राइवेट सेक्टर से भी ज्यादा व्यवस्थित तरीके से चल रही चल रहा है, हाँ। है ना? तो जो लोग जॉब में आना चाह रहे हैं वो लोग तैयार रहे पहले से कि खूब अच्छे से काम नहीं करना करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। आपके साथ तो ये था कि आपकी जॉब जो है एक है ऑलरेडी, आपको कोई चिंता नहीं थी। प्लान बी की बात लोग करते हैं कि एक प्लान बी होना चाहिए, तो प्लान बी आप कहां तक मानती हैं कि जरूरी है? जैसे कोई केवल तैयारी कर रहा है, उसने पढ़ाई लिखाई की, पीजी कर लिया, कई बार लोग पीएचडी करके उसके बाद में सिविल सर्विसेज में आते हैं, तो उनके लिए प्लान बी का आप कुछ बताइए, क्या कितना जरूरी है? देखिए, हर चीज लाइफ में इम्पोर्टेंट, हर चीज इम्पोर्टेंट है। तो आपने, क्योंकि लाइफ का तो अब कोई भरोसा है नहीं, तो आपने लाइफ में हर चीज के लिए एक टाइम डिसाइड भी कर रखा होता है, तो प्रिपरेशन के लिए भी आपको टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अपने आप को कितना टाइम दे सकते हैं। यानी ये टारगेट रखे कि 5-3 साल, जो भी साल, क्योंकि अगर अभी कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो 3 साल में तुरंत नहीं बन जाएगा, वो 5 साल का रख ले। कोई ग्रेजुएशन कर चुका है तो 2 से 3 साल का रख ले, और उतने समय में वो कहे कि हाँ इतने समय में मुझे पास करना है। अगर उतने समय में नहीं होता है तब तो आपको अपनी लाइफ को जरूर मौका देना चाहिए, क्योंकि करने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। सिर्फ आईएएस पीसीएस ही नहीं है लाइफ, या ये भी मैं कहूंगी सिर्फ जॉब ही नहीं है लाइफ। के बाद भी ये मानती है नहीं, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो हॉबीज हैं या फिर आपकी जो अदर चीजें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब इज अ पार्ट, नॉट लाइफ, तो ये लेके तो हमेशा ही चलना है, चाहे किसी भी जॉब में। सिविल सर्विसेज के बारे में खास करके यूपी, बिहार, एमपी, उत्तराखंड, कुछ हद तक राजस्थान, यहाँ पे इसको जीवन माना जाता है, और कई बार छात्र अगर इसमें सफल नहीं होते हैं तो वो कुछ करते ही नहीं है, उनको लगता है जिंदगी बस खत्म है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइक आप एक्चुअली अब क्या है ना, पहले क्या था कि जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे तब इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर, यही 2-3 स्ट्रीम्स थी। अब तो इतना डाइवर्सिफाइड है चीजें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी आप कर रहे हैं आपको उससे प्यार होना चाहिए, फिर आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर जरूर लेंगे, और प्लान लगन के साथ, और प्लान भी रखना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, 3 साल तो बिल्कुल देने ही चाहिए अपने आप को, क्योंकि अगर शुरू से ये सोचेंगे तो हम उस पर काम ही नहीं कर पाएंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे, हम आप वर्कआउट ही नहीं कर पाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, लगेगा हमारे पास एक तो है। जैसे आपने अगर ये सोच लिया होता कि हमारे पास तो है ही है जॉब, होगा तो होगा, लेकिन अक्टूबर से तैयारी शुरू की, मार्च में पेपर दिया, और फिर प्रीलिम्स पास हुआ, मेन दिया, और आज आप सेलेक्टेड हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस समय आपने उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, सोचा ही नहीं कि हमारे पास कोई नौकरी या कोई फार्मा जैसा क्षेत्र है। सबसे उपयुक्त समय आपने बताया ग्रेजुएशन, कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तभी से। कई बार मेरे पास कुछ गार्जियन आते हैं यहाँ पर मिलने, तो वो हमसे ये कहते हैं कि हमारा बच्चा अभी हाई स्कूल पास किया है, इंटर में गया है, तो उसको कौन सा सब्जेक्ट दिला दें। क्या बच्चे पर इतना प्रेशर डालना, इतनी जास्ती करना उसके साथ सही है? नहीं, इंटर में ही वो सब्जेक्ट, अभी एक आए थे हमारे पास गार्जियन, बच्चे को भी साथ में लेके आए थे, वो इंटर में थी लड़की, तो उन्होंने कहा मैंने ये सब्जेक्ट पूछ के दिलाया है, एक टीचर से मैंने पूछा था। इतना ज्यादा
खुली लेवल से तैयारी करना। प्लानिंग इम्पोर्टेंट है, हर चीज के लिए प्लानिंग करना जरूरी है, लेकिन हाँ उसको बच्चे पे प्रेशराइज नहीं करना है। नहीं करना है। उसका उस तरफ झुकाव है कि नहीं, उसको सब्जेक्ट पसंद है कि नहीं, ये उससे डिस्कस करके जरूर दिलाना चाहिए। अगर हाँ प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें गलत नहीं है, लेकिन बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू और वो इस क्षेत्र में जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चे मुझे बताते हैं कि उन्होंने तैयारी अपने घर वालों के कहने से शुरू की। यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ होता है कि बच्चा हो सकता है इंजीनियरिंग किया हुआ था, वो एक अच्छा इंजीनियर बनता, और यहाँ पर वो आ गया फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगा क्योंकि पापा और मम्मी चाहते थे। कई बार ऐसा भी होता है, सेलेक्ट हो जाते हैं, कई बार नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा गार्जियन को भी मेरे ख्याल से इस पे ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो आपको बताता ही है ना, कोई ना कोई तो बताता ही है, क्योंकि सब चीजें आपको नहीं पता हो सकती हैं। कोई ना कोई रोल मॉडल भी होता है, कोई ना कोई आपका टीचर होता है, शायद वो आपको वो आइडिया दे दे। कभी जैसे मेरे केस में मेरी मदर ने मुझे कहा, तो कोई ना कोई तो होता है जो आपको, वो एक परफेक्ट टाइम होता है जो आपके लिए डिसाइडेड होता है, जब वो बोल देता है कि नहीं शायद तुम्हें ये भी करना चाहिए, तुम कर सकते हो। कई बार हमें भी नहीं पता होता है कि हाँ हम शायद ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हर एक की लाइफ में कोई ना कोई होता है जो डेस्टिनी। डेस्टिनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल है ऐसा। इस पूरी जर्नी में जो आपने तैयारी की सेलेक्ट में, क्योंकि आपको ज्यादातर लोग जो देख रहे हैं वो बहुत अच्छे से फॉलो करने वाले हैं, तो आप ये बताने की कोशिश करिए कि इसमें पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस? दो में से अगर एक चुनना हो तो आप क्या कहेंगे? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। प्रैक्टिस में चूक होती है तो ज्यादा पढ़ाई भी बेकार हो जाती है। बेकार हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि जिस फॉर्मेट में आपको एग्जाम देना है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप जितना भी पढ़ लेंगे उसका आउटपुट आप वहां पे नहीं दे पाएंगे। तो प्रिपरेशन तो स्टार्टिंग है ही है, लेकिन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम समय में अगर करना है, जैसे ज्यादातर लोग तैयारी जब शुरू करते हैं, अभी 2 महीने बचे तो वो कहते हैं कि चलो कुछ टेक्स्ट बुक पढ़ डालें, और सब्जेक्ट है 7, भाई आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर पढ़ना है, यूपी स्पेसिफिक भी क्वेश्चंस आते हैं, तो 7 सेगमेंट, एनवायरमेंट भी जोड़ ले तो जी 8 हो जाएंगे। बुक तो पढ़ने में इतना टाइम ही नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मेरा कहना होता है कि आप एमसीक्यू से शुरू करिए। अगर प्रीलिम्स देना है, मेन देना है, तो आप पीवाईक्यूज उठाइए और उनको लिखना शुरू करिए। आप इस पे सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और एक चीज मैं और कहूंगी, जैसे जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं, कई चीज होते हैं ना, कई टॉपिक होते हैं, आपको जनरलाइज उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मान लीजिए 20 पॉइंट्स हैं जो हमें याद करने हैं। उसमें से आप कई बार पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे 10-12 पॉइंट्स ऐसे हैं वो आप कभी नहीं भूलते, लेकिन 8 पॉइंट ऐसे होंगे जो आप बार बार भूल जाते हैं। तो आपको अगर रिवीजन करना है तो आपको 8 पॉइंट्स का करना है, आप टाइम बचा लेंगे फिर वहां पे। नोट्स में भी वही 8 होने चाहिए, वही 8 होने चाहिए। तो नोट्स बनाने का स्मार्ट तरीका यह है कि वो लिखे उसमें जो नहीं आता या आप भूल जाते हैं। हाँ। ज्यादातर लोग नोट्स बड़ा सुंदर बनाने लगते हैं, बहुत अच्छी राइटिंग बनाएंगे। मैं कहता हूं कि जिनकी रूम पे पढ़ने वाली कॉपी, नोटबुक जितनी ज्यादा गंदी होती है, एग्जामिनेशन हॉल की कॉपी उतनी साफ होती है। राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी राइटिंग हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि जब कॉपी स्टार्ट करें और जब आप एंड करें सेम होनी चाहिए। शुरू में आप सुंदर सुंदर लिखना शुरू करिए और टाइम वेस्ट करिए, और लास्ट में आपकी राइटिंग फिर वो एग्जामिनर नहीं पढ़ पाए। ये असिस्टेंट प्रोफेसर जग गया है क्या? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए स्टार्ट से ही आपको वही स्पीड पकड़नी है जो आप एंड में रहेंगे। उसका फिर बैड इफेक्ट पड़ता है। अगर शुरू में बड़ा अच्छा, जैसे बचपन से सिखाया गया कि शुरू के 2-3 पेज बड़े सुंदर लिखना, आगे चाहे जो होगा मिल जाएगा मार्क्स। कंपटीशन में ऐसा नहीं होगा। शुरू से लास्ट तक, शुरू में भी जितनी खराब है लास्ट में उतनी खराब होगी, चलेगा। वो आप प्रैक्टिस पे है, खराब नहीं होती है। फिर आप क्योंकि उसमें मेहनत नहीं करते हैं, आपका फ्लो होता है, वो फ्लो होता है, आप वैसे ही लिखते हैं। फिर रियल राइटिंग वही होती है जो हम वो घर पे बैठ के बहुत अच्छे से लिखते हैं, सलीके से। वो रियल गलती कभी नहीं करनी चाहिए, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है और इसका बैड इफेक्ट भी पड़ता है। आजकल महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, एग्जाम्स में टॉपर भी महिलाएं, और हर जगह
बढ़ रही हैं। आज से 10-20 साल पहले आप जाएंगे तो बहुत कम संख्या रहती थी। लेकिन चैलेंज है महिलाओं के साथ, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, खास करके वो महिलाएं जो घर की जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं, उनके लिए कुछ आप मैसेज एक दीजिए। क्या उनके पास एक ऐसी ताकत है जिसका वो यूटिलाइजेशन करके या यूज करके, जिसके बल पे तैयारी करें? फीमेल्स के अंदर जो इनबिल्ट है वो है मल्टीटास्किंग। वो बस उसी का जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि मेल के अंदर नहीं होता है? नहीं होता है, ये जेनेटिकली है, नहीं होता है। अच्छा। आप देखिएगा, घर में भी देखिएगा, हम लोग 4 काम एक साथ कर रहे होते हैं कि हाँ चलिए मशीन भी लगा दी, कपड़े भी धुल रहे हैं, इधर हमारा नाश्ता ही बन रहा है, उधर हम बच्चे को तैयार भी कर रहे हैं। तो हमारा ब्रेन इस तरह से डिजाइंड है कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो बस अपने आप को ट्रेन करना है, उसी में और अच्छा कर लेना है, वो सभी के लिए है। और रही बात अपॉर्चुनिटीज की, तो अभी भी महिलाओं के लिए कम तो है ही है, कम है, चैलेंजेस ज्यादा है, क्योंकि जो भी हो अभी भी सोसाइटी में जेंडर रोल्स तो अभी भी डिफाइंड है ना, कि हाँ ये काम है तो ये इन्हीं को करना है, या घर में भी है तो ये काम है तो ये इनको ही करना है। ऑफिसर बनने के बाद भी, ऑफिसर बनने के बाद वो तो आपके टेम्परामेंट पे आप चेंज कर लेते हैं। चेंज कर लेते हैं। लेकिन हाँ मतलब लेकिन होता है ना कि कभी आपके पास टाइम है, आपको काम करना अच्छा लगता है तो आप ऑब्वियसली करेंगे। टाइम नहीं है तो फैमिली सपोर्ट भी करती है, आपके बिना भी वो काम हो जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पता नहीं क्यों पूछा था। आपने बताया कि महिलाएं जो है वो मल्टीटास्किंग करती हैं, पुरुष नहीं कर पाते। नहीं, ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक है एक्चुअली। आपका जो क्षेत्र रहा है फार्मा का, उसमें बहुत कुछ साइंस आपने पढ़ा है, और मेरे ख्याल से मेडिकल का बैकबोन फार्मा ही है ना? जी जी भाई, डॉक्टर्स तो दवा लिख देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, हम लोग तो सब ड्रग डिजाइन एवरीथिंग यही है कि ड्रग का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, कहाँ से ड्रग बनेगी, कैसे फॉर्मुलेशन तैयार होगी। मेडिकल का R&D वही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वही है। तो अगर नई ड्रग्स नहीं बनेंगी तो दिखेंगे क्या डॉक्टर्स, क्या लिखेंगे? तो वो उसमें आपको लगा कि महिलाएं ज्यादा कैपेबल है, साइंस पढ़ के लगा? नहीं, कैपेबल तो हर जगह है। हर जगह है। एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। यानी कि महिलाएं जो तैयारी कर रही हैं, हाँ मैं ये कहूंगी परसेंटेज कम है, बट लेकिन बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ बात है, तो अब जैसे YouTube चैनल्स हैं या फिर जो भी चीजें ऑनलाइन इजिली अवेलेबल हैं, इनसे उन बच्चों को सही में बहुत फायदा है जो जिनकी रीचेबिलिटी दिल्ली नहीं है या लखनऊ नहीं है या प्रयागराज नहीं है, उनको वो घर बैठे चीजें मिल रही हैं, तो ये चीज बहुत पॉजिटिव है। आपको एक बहुत बड़ी बात शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ जो एनरोलमेंट होते हैं, जो एडमिशन होते हैं, उसका डेटा मैं आपको दिखाऊंगा, तो नियर अबाउट 70 to 75% उसमें फीमेल्स होते हैं, और उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, रूरल एरियाज की लड़कियां और महिलाएं ज्यादा होती हैं। उससे मुझे ये लगता है कि लोग करना चाह रहे हैं, कम संसाधन में भी करना चाह रहे हैं, और ये जो एक इंटरनेट क्रांति है, वास्तव में उसका लाभ वो लोग उठा रहे हैं, उसका लाभ उनको मिल रहा है, और सेलेक्ट भी हो रही है, और बड़ा अच्छा कर भी रही है। और उन लोगों के पास बहुत सारे काम है, घर में भी काम है, और उनको अगर बुक भी लेना होता है, मेरे नोट्स प्रिंट आउट कराने के लिए PDF फॉर्म में अगर वो ऑनलाइन लेते हैं, तो उनको पता चला 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो मुझसे कहते हैं सर जो नोट्स आपको 4 दिन बाद देना है, आज ही मुझे दे दीजिए जल्दी। तो महिलाओं वास्तव में क्षमता रखती है, महिलाओं में क्षमता है, और मल्टीटास्किंग भी करती हैं। अच्छा, ये जो पूरा है सिविल सर्विसेज की तैयारी का, इसमें आपको सबसे टफ फेज कौन सा लगा, या कभी महसूस हुआ कि अब नहीं होगा? क्योंकि मुझे लग रहा है आपका तो जैसे आपने शुरू किया तुरंत सिलेक्शन हो गया, लेकिन लोगों को लगता है जैसे एक अटेम्प्ट में नहीं होता है, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं होता है। उस समय एक मैनेजमेंट, जो आप कह सकते हैं कई चीजों का मैनेजमेंट, केवल प्रेशर नहीं होता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, आर्थिक प्रेशर भी होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगा, क्योंकि जब एग्जाम्स तो दे रही थी मैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे।
तो 16 का भी रिजल्ट हम लोगों का 19 में जाके फाइनलाइज हुआ। तो वो फेज मैंने भी जी है, क्योंकि मैं एग्जाम्स तो दे रही थी, अनटिल अनलेस मेरे पास रिजल्ट नहीं है तो वो भी नील ही माना जाएगा तब तक। तो वो फेज तो मेरे लिए भी थी कि हाँ अभी तक कुछ क्वालिफाई नहीं किया है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्स, प्री दे रही हूँ, मेंस दे रही हूँ। तो ये एक इंटरव्यू भी दे दिया है, पेंडिंग है। तो उस समय स्ट्रेस मैनेजमेंट या कैसे, कुछ टिप्स दे दीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट मेरे केस में तो ये था कि आई वाज सो बिजी विद माय चाइल्ड आल्सो, तो जो भी टाइम बचता था पढ़ाई से मुझे उसको देखना पड़ता था। यहाँ भी पुरुष पीछे हो जाएंगे क्योंकि पुरुष ज्यादा चाइल्ड में बिजी नहीं रहते। ऐसा नहीं है, आजकल मेल्स भी बहुत इक्वली, क्योंकि करना पड़ेगा, अगर वाइफ वर्किंग है तो करना है। और गाड़ी तो दोनों पहिए चलेंगे तभी चलेगी। और लेकिन हाँ मतलब मुझे लगता है कि उस टाइम जो है स्पोर्ट्स बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। 1 घंटा आप स्पोर्ट्स में दीजिए, जब भी आपको स्ट्रेस हो, रनिंग है या जो भी आप करना चाहते हो, स्विमिंग है या कुछ भी है, आप स्पोर्ट्स में दीजिए। तो एक पॉजिटिव वे में आप अपना टाइम भी देंगे, आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। और कहते हैं ना हेल्दी माइंड जो है हेल्दी बॉडी में ही रहता है। हेल्दी बॉडी में रहता है। तो वो बच्चे आजकल क्योंकि क्या रहता है ना, सिटिंग बहुत लंबी होती है, तो अपनी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करें तो उससे भी स्ट्रेस काफी रिलीव होता है। और फ्रेंड्स ग्रुप जो आपका अच्छा है, जो पॉजिटिव हैं, उनके साथ बातें करें। इस बात पर आप बहुत जोर दे रही हैं। हाँ, शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। शेयर करना इम्पोर्टेंट। आप फिर अंदर से एम्प्टी हो जाते हैं, तभी तो फिर नई चीजें आप लेंगे अपने अंदर। क्योंकि तो अगर ये गिलास भरा हुआ है तो इसमें हम कुछ नहीं डाल सकते। सबसे ज्यादा जो है पॉजिटिव बने रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपको क्या लगता है कि आपकी सराउंडिंग्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपकी जो रूटीन है वो इम्पोर्टेंट है? तीनों चीजें हैं। इनर वॉइस भी आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट है, नंबर 1 है वो। आपको हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड ही रखना है, क्योंकि लाइफ में ऐसा नहीं है, कोई भी जो भी सिलेक्टेड भी होगा उसका भी कहीं ना कहीं बहुत लोएस्ट पॉइंट पे वो रहा होगा, उसके बाद ही वो ऊपर भी उठा होगा। तो सबकी जर्नी ऐसी ही रहती है। तो सेल्फ मोटिवेशन रखना है। एग्जाम नहीं निकल रहा है तो अपने को ये नहीं सोचना है कि हाँ हम नहीं कर पाएंगे, ये देखना है कि कौन सी कमी रह गई है, उस पर वर्कआउट करना है, उसके बारे में डिस्कस करना है और पॉजिटिवली करना है, और उस पे फिर आगे काम करना है उस चीज पे। लेकिन फिर यही डिसाइड करना है कि कितना टाइम देना है हमें इसमें। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है तैयारी करने के दौरान? चैलेंज सबसे बड़ा क्या होता है? पढ़ना चैलेंज ज्यादा है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, या फिर परिवार को देख के सारा कुछ करना, और उसमें समाज भी है, सोसाइटी है, दुनिया भर की चीजें? देखिए, सोसाइटी तो सबसे लास्ट पे रखिए, क्योंकि जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो सभी पॉजिटिव ही रिस्पांस देते हैं कि हाँ हमें मुझे पता था, होनहार वीरवान के हो चीखने बात। तो देखिए, सबसे स्ट्रेंथ आपके क्या होते हैं? मदर फादर होते हैं। मदर फादर होते हैं। और वो अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके भाई बहन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जैसे मैं मैरिड थी तो मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट था। मेरे दोस्त थे जो मेरे ग्रेजुएशन से, जब मैंने बताया मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उनका पहले यही था कि हाँ हमें तो पहले से पता था तुम इसमें कर सकती हो, अच्छा है तुमने डिसाइड किया। अच्छा डिसीजन है। तो वहाँ एक एनर्जी मिलती है आपको। दूसरी चीज है कि जो भी काम है, डेली रूटीन है, वो तो आपको जिंदगी भर ही करने हैं, तो वो आप टाइम मैनेजमेंट उसका बना लीजिए, ऐसे करना है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑब्वियसली जरूरी है, क्योंकि आजकल क्या कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल चेंज ही ऐसा है, सोशल चेंज ही ऐसा है कि आपके ऊपर स्ट्रेस ना चाहते हुए भी आ जाता है। तो उसको भी जरूरी है। उसका बस एक है, फैमिली और फ्रेंड्स। लेकिन बहुत ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। ये सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जो फ्रेंड हैं, मेरे ख्याल से ये टाइम ज्यादा किल करते हैं। वर्चुअल फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है, जिनके साथ में आपने अपनी जिंदगी शेयर की है, जिनके साथ आप ग्रो हुए हैं, वो आपके ग्रेजुएशन के हैं, इंटरमीडिएट के फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ आप खेले हैं, वो आपके एक्चुअल फ्रेंड्स हैं। आप उनसे बात करिए, उनसे आप कुछ भी शेयर भी कर सकते हैं, अपने प्रेशर को कम कर सकते हैं, बढ़ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला और बहुत सारी चीजें शेयर की।
मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रश्न आपसे अभी होंगे, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। बिल्कुल। हम लोग फिर मिलेंगे और फिर बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।